से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, किसी का प्यार न टूटे, अपना घर द्वार न टूटे। साथियों, घर द्वार न टूटे, हर कोई अपना घर द्वार बनाने के लिए जिंदगी भर में सपने देखता है और आकांक्षाएं पालता है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक बुलडोजर संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ है। यदि कोई व्यक्ति से कोई अपराध हो जाता है तो उसके घरों को या उसकी निजी संपत्ति को, उसके मकान या दुकान को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा जाता है। प्रायः तर्क यह दिया जाता है कि संबंधित मकान, दुकान, संपत्ति अवैध अतिक्रमण था, अवैध स्थानों पर बनाया गया था, बिना परमिशन के बनाया गया था। ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं। हाल ही में आज ही दिनांक को 13 नवंबर 2024 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस गवई और जस्टिस विश्वनाथन की बेंच ने बुलडोजर की कार्रवाई के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस दिशा निर्देश के संबंध में हम चर्चा करेंगे कि बुलडोजर की कार्रवाई अगर करना है, किसी का मकान या कोई अवैध संपत्ति को गिराना है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश क्या है। इसी दिशा निर्देश के तहत हम एक और भी मैटर को आज इससे लिंक करेंगे, वो है संपत्ति का अधिकार। हाल ही में पिछले एक हफ्ते पूर्व ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निजी संपत्ति के संबंध में, राइट टू प्रॉपर्टी के संबंध में भी कुछ निर्णय दिए हैं, उसको भी हम इससे लिंक करेंगे। तो आज हम दो मुद्दों पर बात करेंगे कि यदि किसी के मकान को या किसी अवैध संपत्ति को जो शासन की निगाह में अवैध है और उसमें बुलडोजर चलाना है, तो उसके नियम क्या होंगे, उसके दिशा निर्देश क्या होंगे। और निजी संपत्ति, अगर किसी का निजी संपत्ति है, कोई उनके पास प्रॉपर्टीज है, तो क्या शासन के द्वारा उसको सामुदायिक हित की बात करते हुए लिया जा सकता है, एक्वायर किया जा सकता है। इसमें संविधान में क्या प्रावधान है और माननीय सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है। तो हम चर्चा शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं टिप्स सिविल सर्विस और मैं हूं श्रीकांत त्रिपाठी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि कोई मकान, दुकान अवैध है, ऐसा लगता है कि अवैध है, तो सर्वप्रथम संबंधित व्यक्ति की जिसके स्वामित्व में वह जमीन है, मकान है, उसको नोटिस 15 दिन पूर्व दिया जाए। संबंधित संपत्ति पर 15 दिन पूर्व नोटिस चस्पा कर दिया जाए। वह संबंधित नोटिस उस जिले के जिला कलेक्टर को भेजी जाए और जिला कलेक्टर डिजिटली सिग्नेचर करके यह सूचित कर देंगे कि यह सूचना हमें प्राप्त हो गई है। तत्पश्चात अपनी बात रखने का, अपने जो उसके तर्क हैं संबंधित स्वामित्व वाले व्यक्ति की, उसको सरकारी अधिकारियों द्वारा या जो बॉडी होगी उनके द्वारा सुना जाएगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि कोई भी सरकारी अधिकारी जज नहीं बन सकता है बिना लॉ की परमिशन से। जो एक लॉ की जो प्रक्रिया है उसको अपनाए बिना किसी के मकान पर बुलडोजर चलाया जाना अवैध होगा। यदि यह सिद्ध होता है कि संबंधित बुलडोजर चलाया जाना अवैध है, तो सरकार का संबंधित अधिकारी दोषी माना जाएगा और उन्हें अपने निजी धन से उसके मकान, दुकान को बनवाना होगा। ये एक बात है। दूसरी बात उन्होंने ये कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संबंधित व्यक्ति को जिसका स्वामित्व में मकान है, उन्हें कोर्ट यानी अदालत जाने का अधिकार होगा और ये इस संपूर्ण प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। यदि इन दिशा निर्देशों को नहीं माना जाता तो यह माननीय कोर्ट ऑफ कंडेम्ड होगा, कोर्ट की अवमानना मानी जाएगी। तो यह दिशा निर्देश है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा कहना है कि हर कुछ एक कानून के शासन की तरह, द रूल्स ऑफ लॉ, विधि का शासन और अथॉरिटी ऑफ लॉ के तहत ही होना चाहिए। विधि की शासन के शब्द आने से मैं एक बात और कहना चाहूंगा
कि जो विधि का शासन है, ये ब्रिटेन के जो प्रशासक थे, डायसी विद्वान थे, इन्होंने विधि का शासन का सिद्धांत दिया था। विधि का शासन और विधि का समान संरक्षण, उनका कहना था, आपका कहना था कि बिना विधि को अपनाए हुए किसी भी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जा सकता। तो ये विधि का शासन हो गया। अब हम बात करते हैं संपत्ति के अधिकार के संबंध में। हमारा संविधान बना, संविधान लागू हुआ। संविधान लागू होने के बाद 42वें संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया, समाजवाद। समाजवाद, समाजवाद मतलब जो संसाधन है उस पर शासन का नियंत्रण हो सकता है, शासन का नियंत्रण होगा और वो संपत्ति सभी के सामुदायिक हित में उसका वितरण होगा। समाजवाद की यह परिभाषा आप मान सकते हैं। 1976 के पूर्व 42वें संविधान संशोधन, जिसे हम लोग लघु संविधान भी कहते हैं, तो 42वें संविधान संशोधन के पूर्व संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का फंडामेंटल राइट था। फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट हमारे संविधान के अध्याय 3 में है और अनुच्छेद 12 से लेकर 35 है। तो ये संपत्ति का अधिकार एक प्रकार का स्वतंत्रता का अधिकार था, ये जो संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) में था। जो स्वतंत्रता के अधिकार हैं उसमें 7 प्रकार के अधिकार थे, जिसमें एक अधिकार संपत्ति का अधिकार भी था, 19(1)(f), याद रखिएगा। इसी के तहत संपत्ति का अधिकार यानी हर व्यक्ति को अपनी संपत्ति का एक प्रकार का फंडामेंटल राइट है, अपनी संपत्ति पर नियंत्रण रख सकता है और अपने तरीके से उसको एप्लीकेट कर सकता है, यूज कर सकता है। इसी से आगे जो संविधान का अनुच्छेद 31(a) फर्स्ट में भी यही बात कही कि वो भी फंडामेंटल राइट था कि किसी के भी संपत्ति को बिना विधि को अपनाए हुए, जो विधि का प्रोसीजर है कि आप किसी की संपत्ति से बेदखल नहीं कर सकते हैं, आप अकॉर्डिंग टू लॉ ही काम करना पड़ेगा। यदि किसी की संपत्ति है, उसको अगर शासन को आवश्यकता है किन्हीं कारणों से सामुदायिक हित के लिए, तो उसको जो मार्केट का जो कंपनसेशन है, उस लैंड का जो कंपनसेशन है, संबंधित व्यक्ति को देना होगा। यह भी उसका फंडामेंटल राइट होगा। अब आता है 44वां संविधान संशोधन 1978। 42वें संविधान संशोधन में बहुत सारा संविधान संशोधन किया गया, जिसे हम लघु संविधान भी कहते हैं। बहुत सारी चीजें 44th अमेंडमेंट में बदल दी गई। उसमें श्री मोरारजी देसाई की सरकार थी और इसमें बदलाव किया गया। लैंड रिफॉर्मेशन की बात चल रही थी। लैंड रिफॉर्मेशन को लेकर के ही इस संपत्ति के फंडामेंटल राइट को, संपत्ति के मौलिक अधिकार को संविधान के फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया। यानी अनुच्छेद 1(f) और अनुच्छेद 31(a) संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से रिमूव कर दिया गया, हटा दिया गया। और कहां ले जाया गया? संविधान के अध्याय 12, संविधान के अध्याय 12 अनुच्छेद 300(a). अब यह क्या हो गया कि फंडामेंटल राइट से, अगर फंडामेंटल राइट को आप समझते हैं कि फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है, तो व्यक्ति को न्यायालय जाने के लिए जो संविधान का अनुच्छेद 32 है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो कहीं आगे हम चर्चा करेंगे कभी जब उसको हम पढ़ाएंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपकी जानकारी के लिए। तो अब ये जो संपत्ति का अधिकार है फंडामेंटल राइट नहीं रहा, अब यह एक लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बन गया, संवैधानिक अधिकार बन गया। मतलब तो क्या किसी को किसी की संपत्ति से बिना कानून को अपनाए बेदखल किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। कानून की प्रक्रिया को यहां भी अपनानी पड़ेगी और संबंधित का जो कंपनसेशन होगा, जो एडिक्वेट कंपनसेशन है, उसको पर्याप्त कंपनसेशन जो मार्केट की स्थिति होगी वह देना होगा। यानी याद रखिएगा, जो संपत्ति का अधिकार है कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, साथ ही मानव अधिकार भी है। फंडामेंटल राइट्स तो हट गया है, लेकिन यह लीगल राइट है, ह्यूमन राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट भी है। तो संविधान का अनुच्छेद 300(a). अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय,
हाल ही में पिछले एक हफ्ते पूर्व ही माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला, एक निर्णय देते हुए यह बताया या निर्देश दिया कि शासन के द्वारा प्रत्येक निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति के लिए या सामुदायिक हित के लिए प्रत्येक निजी संपत्ति को एक्वायर नहीं कर सकते, यानी अधिग्रहित नहीं कर सकते हैं। इसमें दो बातें बड़ी महत्वपूर्ण जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा कहा गया। जब संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार से हटाया गया था, तो उस समय की जो हमारी अर्थव्यवस्था थी एक प्रकार से समाजवादी अर्थव्यवस्था थी। संसाधनों पर सरकार का, समाज का नियंत्रण था। परिस्थितियां बदल गई। कितना बढ़िया कनेक्ट किया है आपकी इकोनॉमी से। ये जो निर्णय था हमारे तत्कालीन चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में ही ये कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच था जिनके द्वारा निर्णय दिया था। बहुत ही शानदार निर्णय था ये कि जो संपत्ति का जो अधिकार है वो किसी भी निजी संपत्ति को सामुदायिक हित के लिए आप ऐसे ही एक्वायर नहीं कर लेंगे, आप समीक्षा कर सकते हैं। दरअसल 1978 में जस्टिस कृष्णा अय्यर ने अनुच्छेद 39B ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल में आता है, संविधान के अनुच्छेद 36 से 51, अध्याय 4, 36 से 51, अध्याय 4 डायरेक्टिव प्रिंसिपल जिसको आप लोग डीपीएसपी कहते हैं, उसमें एक अनुच्छेद आता 39B ये कहता है कि संपत्ति का एक स्थान पे केंद्रीकरण नहीं होगा, यानी सेंट्रलाइजेशन नहीं होगा, और संसाधनों का समान वितरण करने का दायित्व जो होगा वो शासन का होगा। इसी पर 1978 में जस्टिस कृष्ण अय्यर ने निर्णय दिया था कि सरकार द्वारा संसाधनों के समान वितरण के लिए किसी की प्राइवेट संपत्ति को उसको सामुदायिक संपत्ति घोषित कर सकती हैं और उसको अधिग्रहित कर सकते हैं। इस फैसले को पलट दिया। अभी नवंबर 2024 की बात है। इसमें कहा दिया गया कि सरकारें प्रत्येक संपत्ति को सामुदायिक हित की बताकर उसको निजी संपत्ति को अधिग्रहित नहीं कर सकती हैं, उसको उसकी समीक्षा कर सकती हैं। अर्थव्यवस्थाओं का स्वरूप बदल गया है, अब बाजारों उन्मुख अर्थव्यवस्थाएं बन गई हैं। अतः बाजारों उन्मुख अर्थव्यवस्था के अनुरूप अति आवश्यक होने पर डेवलपमेंट के जो कार्य हैं और कराया जाना जरूरी है। तो उसका जो प्रॉपर रूल्स हैं, प्रॉपर लॉ है, लॉ अथॉरिटीज हैं, उनको अपना करके ही आप किसी की संपत्ति को अधिग्रहित कर सकते हैं, उसे बेदखल कर सकते हैं। तो ये संपत्ति का अधिकार था। निजी संपत्ति भी आपका ह्यूमन राइट है, उसको ऐसे ही नहीं लिया जा सकता। तो आज हमने यही चर्चा किया है। आशा है कि हमारी बातें आप तक पहुंचेंगी। बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, इनको आप अपने तरीके से अपने कॉपी में नोट कर लें, अपने दिमाग में रखें। आप जो वनडे एग्जाम देते हैं उसमें आपके ये सब चीज़ें अनुच्छेद 42, संविधान संशोधन 42, 44, अनुच्छेद 39 और जो ये जस्टिस के निर्णय हैं, ये सब आपको लिंक करके एक व्यवस्थित पैराग्राफ, व्यवस्थित पॉइंट बना कर रखें। और इसको आप, हमारी बातें आपको अच्छी लगें तो आप इसको शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, और अपना फीडबैक आपको जरूर देना चाहिए, जिससे हम और भी बेहतर कंटेंट्स लाने के लिए हम बाध्य रहें। अगर आप हमसे इंटरेक्ट होंगे तो हम बेहतर तरीके से और भी साधन और संसाधन, बेहतर कंटेंट्स लाने के लिए मजबूर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।